आईएएस एक ऐसी सर्विस है जिसमें सिलेक्शन के बाद लोग 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। यही नहीं, रिटायरमेंट के करीब आने पर लोग मन्नतें मांगते हैं कि काश थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाए, काश पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शीश पे रहते रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट आने से पहले खुद सेवा छोड़ देते हैं, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ हैं, राजू शर्मा जी। यूपी काडर के 1982 बैच के ऑफिसर, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे थे, यूजीसी के सेक्रेटरी रहे, यूपी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन हायर एजुकेशन ट्रांसफर हुआ। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी 9 साल बाकी थे। एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में थे, बस सेक्रेटरी बनने ही वाले थे। सोचा अब बहुत हो गया और नहीं करेंगे। फिर क्या था, उन्होंने झोला उठाया और निकल गए। आईएएस से रिजाइन कर दिया। तब से लेखन कार्य में व्यस्त हैं। मतिभ्रम, हलफनामे, विसर्जन, पीर नवाज, कत्ल गैर इरादतन उनके उपन्यास हैं। शब्दों का खाकरोब, समय के शरणार्थी, नहर में बहती लाशें उनके कहानी संग्रह हैं। भुवनपति, मध्यम वर्ग का आत्मनिवेदन, गुब्बारों की रूहानी उड़ान और जंगलवश उनके चर्चित नाटक हैं। उन्हें विजय वर्मा कथा सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान और साहित्य संस्कृति सम्मान से नवाजा जा चुका है। तो आइए चलते हैं राजू शर्मा जी के पास और उनसे उनके करियर, साहित्य और समाज के बारे में बातें करते हैं। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ मिलकर जी। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने फिजिक्स में एमएससी किया जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी किया जी, और फिजिसिस्ट बनते बनते आप आईएएस में कैसे आए? कैसे आपका इंटरेस्ट जगा? बहुत पुराने वक्त की बात कर रहे हैं आप, 4 दशक पहले की। लेकिन जवाब इसका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब हम पढ़ रहे थे लेट 70s अर्ली 80s, तो और ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर ये प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ऑब्वियस था कि उनको आत्मनिर्भर होना है, अपने पैसे खुद कमाने हैं, तो नौकरी की 2 चॉइसेस होती थी। एक कि आप मैनेजमेंट में चले जाओ, दूसरा आप सिविल सर्विस ज्वाइन करो। पढ़ने में इत्तेफाकिया मैं अच्छा था, तो कॉन्फिडेंस था कि इम्तहान कोई देंगे तो पास कर लेंगे। तो फिज़िक्स इसलिए छोड़ा कि ये तय हो गया था कि फ़िज़िक्स में रिसर्च नहीं करनी है एमएससी तक आते आते। तो आप ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां आपको चूज करना था कोई नौकरी। एमबीए की जगह मैंने ये वाला इम्तहान लिया और क्लियर हो गया। तो बहुत पता नहीं था कि आईएएस में एग्जैक्टली क्या करेंगे या ये हमारे निसर्ग के अनुसार है कि नहीं, लेकिन उस समय तो टॉप नौकरी मानी जाती थी, तो ज्वाइन कर ली। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि साहब ने आईएएस देश की सेवा करने के लिए ज्वाइन किया, बट फॉर यू, क्या आपको लगता है कि इट वाज जस्ट अनदर जॉब? नहीं, मेरे ख्याल से तो जो भी लोग ये कहते हैं कि देश की सेवा करने के लिए ज्वाइन किया, तो झूठ बोलते हैं। या तो वो झूठ बोलते हैं या बहुत ही निर्दोष किस्म के लोग होते हैं जिनको किसी ने पट्टी पढ़ा दी तो उन्होंने विश्वास कर लिया। ये नौकरी है, नौकरी के पैसे मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक मानसिकता या एक ऐसा विचार बन गया है कि आईएएस के अधिकारी जब सेवा में आ जाते हैं, या पूरा जो संवर्ग है वो ये सोचता है कि वो पब्लिक सर्विस कर रहा है, मतलब कि देश के लिए कुछ कुर्बानी या कुछ बलिदान किस्म की चीज़ कर रहा है। मैं हमेशा इस बात पे मजाक करता था, हंसता था अपने साथियों के ऊपर, और अपनी भर्त्सना भी करता था कि भाई जैसे डॉक्टर है, टीचर है, आप मीडिया में हैं, वो लोग काम करते हैं, देश की सेवा तो वो भी है ना, और वो भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, आप कमा रहे हो, तो आप ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो कि ये माना जाए कि आप कोई कुर्बानी दे रहे हो।
तो वो तो गलत है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब मैंने ज्वाइन किया और शायद आज भी कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो ये सही है कि जो सर्विस में अगर आप आ जाते हो तो आपको जो एक जो शोहरत मिलती है, जो आपको शक्ति मिलती है, और इस समय तो जो पे है, जो तनख्वाह मिलती है वो अच्छी खासी है। तो उस सेंस में तो नौकरी तब तो बहुत ही अच्छी थी, आज भी टॉप चॉइसेस के रूप में होगी किसी भी व्यक्ति के लिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होती है ये सर्विस, तो एक तो ये, दूसरे पावर्स बहुत हैं जी कि आप पब्लिक कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो लगता है कि आप बहुत ढेर सारे लोगों का वेलफेयर कर सकते हैं जी। तो शायद इस वजह से लोग कहते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पावर का सबसे पहले एक संवरण होता है जो देखता है व्यक्ति की आज की तारीख में वो इतना सच नहीं है मेट्रो सिटीज़ में, और इसीलिए आप देखेंगे कि बम्बई जैसे शहर में या बेंगलोर जैसे शहर में आईएएस की चॉइस व्यक्ति कम। मुंबई के बारे में मैं जानता हूं कि आप इवन 80s में अगर आप मुंबई जाओ, वहाँ के कॉलेजों में, वहाँ के छात्रों में बात करो तो इनकम टैक्स को वो लोग ज़्यादा जानते थे, और आईएएस के बारे में कोई ऐसा उनका ये नहीं कि भाई ये ज्वाइन करनी है। यूपी, बिहार और जो भी विकासशील राज्य आप कह लो रहे हैं, और जो थोड़े से फ्यूडल भी रहे, नॉर्थ इंडिया ज़्यादा फ्यूडल रहा। आपको उदाहरण दूं कि केरल में जो आईएएस अफसर होता है उसको सीनियर लेवल तक सरकारी मकान नहीं मिलते, वो किराए के मकान में रहते हैं जैसे कोई अध्यापक रहता है ना। वहाँ उनकी बहुत तड़ी जिसे बोलते हैं पावर कि भाई बंगले में रह रहे हो, निकले आप तो रोड साफ हो गई और आप गनर आपके साथ बैठा है। वहाँ एक आप फर्क नहीं कर पाओगे। एक जो सब कलेक्टर है, कलेक्टर की एक पोजीशन ज़रूर होती है, लेकिन आप सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हो तो आप बहुत साधारण किस्म से रहते हो। सो राज्य की बात है। तो आपका जो सफर रहा जी आईएएस में, उसमें कुछ अगर ऐसी आपको याद हो कि दिस वाज अ यूनिक इंसिडेंट और डिफरेंट विच टच्ड यू और विच शॉक्ड यू? नहीं, बहुत तो मेरी साहित्यिक यात्रा आप कहें इसीलिए ही शुरू हुई कि इतने करीब से मुझे ऐसे मंजर या ऐसे लोगों से मिलने का मौका लगा जो शायद अदरवाइज मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मैं कोई ग्रामीण किसी गांव से मेरा परिवार नहीं है, ना हमारी ज़मीन थी गांव में, तो मैं तो जानता ही नहीं था ग्रामीण परिवेश क्या होता है। पिताजी हमारे रेलवे में थे, तो बड़ा ही एक इकसार जो प्रोफेशनल एक तरीका होता है, आप रेलवे कॉलोनी में रह रहे हो, तो मैं तो दंग रह गया। और उत्तर प्रदेश तो इतना रिच है समस्याओं के मामले में, जातियों के मामले में, और स्ट्रगल्स के, संघर्ष के, विविधता के मामले में, कि शुरू में जब एसडीएम रहा, फिर मैं बहुत बड़े पदों पे नहीं रहा, तो एक फ़ायदा भी था कि मुझे समय काफ़ी मिलता था इंटरैक्ट करने में, देखने में, सोचने में। तो उस लिहाज से तो बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा, और दोनों चीज़ें देखी। एक तो जिन लोगों, जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपका विभाग है, उसके जिन नागरिकों के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हो, जिनके लिए आपको काम करना है, एक तो वो पूरा वर्ग है। दूसरा आप तंत्र देख रहे हो, तंत्र उतनी ही बड़ी समस्याग्रस्त भी है और विशाल भी है, तो उसके अपने स्ट्रक्चर, उसकी अपनी चीज़ें, तो उस लिहाज से तो एवरी डे वाज न्यू, हर रोज़ नए। और एक चीज़ जो बहुत शुरू में मैंने समझ ली, और ये अपने प्रकृति पर निर्भर करता है, और समझ ली और ये जान लिया कि जैसे आप आज की तारीख में आप देखोगे कि आप नए ऑफिसर से मिलोगे तो वो पॉलिसी की बहुत बात करते हैं, विशेषज्ञता की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और बड़ी बड़ी चीज़ों की, इकोनॉमिक पॉलिसी और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी।
मेरा अब भी ये विचार है कि जब आईएएस ज्वाइन करता है सर्विस में तो कम से कम उसका स्टेट में जो भी काम होता है और खास तौर से पहले 10 साल में, तो उसको एक ही चीज याद रखनी चाहिए, ही इज देयर टू डिलीवर जस्टिस। बाकी काम जो टेक्निकल काम होते हैं और विशेषज्ञता के काम होते हैं, उस कंसल्टेंट्स और तमाम लोग, इंजीनियर्स और ये लोग मिल जाते हैं। सॉल्यूशंस की इशू इतनी नहीं होती। इशू ये होता है, सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि असमानता वाले देश में, गरीबी वाले देश में आपके पास पावर है, आप उस पावर को जब एक्सरसाइज कर रहे हो, आर यू डिलीवरिंग जस्टिस और नॉट। आपका फोरमोस्ट काम ये है कि आप न्याय प्रदत्त करो। और यूपी में तो ये बिल्कुल, मैंने शुरू में जो देखा कि कोई भी व्यक्ति जो आता था तो उसकी दो ही मांग होती थी, सुनवाई सर करिए और न्याय दीजिए। बल्कि न्याय भी वो नहीं चाहता था, वो केवल सुनवाई चाहता था। तो उस लिहाज से दिस इज हाउ आई लुक्ड एट माय इंटरेक्शन और माय जॉब कंटेंट, परहैप्स ऑलवेज, बाद में भी। जब आप दिल्ली में डेपुटेशन पे थे जी, यूजीसी में सेक्रेटरी, तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके क्या आपके कोई प्रेशर्स आए थे या फेवर्स के लिए कहा गया? देखो शरद जी, हुआ ये कि जैसे जैसे आदमी परिपक्व होता है, बड़ा होता है, तो फिर वो बदलता भी चलता है और प्रौढ़ भी होता चलता है और उसकी समझ, रुझान उसके क्लियर होते जाते हैं। जैसे सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ भी यही हुआ। तो उसमें आपका नेचर भी रोल प्ले करता है। तो ये ऐसी स्थिति आती गई कि मैं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज के मूड में कम से कम होता चला गया कि भाई ये जो चीज होती है कि भाई इसमें आप उनकी बात मान लो, इनकी बात मान लो, ये सब बकवास होती है। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि देयर इज अ राइट एंड देयर इज अ रॉन्ग। मतलब एक मोटा मोटा राइट और मोटा मोटा रॉन्ग है, और आपका काम एज एन ऑफिसर ये है कि आप राइट के साथ चलो, रॉन्ग के साथ में आप क्या केवल आर्ग्यूमेंट आप अपने पर्सनल हित के लिए कर सकते हो। तो यूजीसी में जब मैं पहुंचा तो वो प्रेशर कुकर एक्सपीरियंस मुझे हुआ। मुझे लगता है कि यूजीसी में मैं मात्र 4 महीने था यूजीसी में, और इतनी चूल्हें हिली और मैंने हिलाई, और मैं भी बिल्कुल ओपनली, जैसे कहते हैं, पूरे तंत्र से भिड़ गया। और वहां पे स्थितियां भी, मैं तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं गया था एक्चुअली डिपुटेशन लेके। मेरा इरादा ये था कि मैं यहाँ जाऊंगा और एकेडमिक, आधे तो आप एकेडमिक एनवायरनमेंट में आ ही गए हो सेक्रेटरी बन के, तो मैं फिर आगे अपनी कुछ अध्यापन की तरफ मुड़ूंगा। तब तक मैं पीएचडी भी कर चुका था और फिर मैं एकेडमिक हो जाऊंगा और ये सर्विस छोड़ दूंगा। ये मेरा आइडिया था, 5 साल 7 साल। शॉकिंग मेरे लिए ये था कि मैंने वहां देखा कि यहाँ तो मतलब ये तो जंजाल है, ये तो जंगल है यूजीसी। तो मैं बहुत, जिसे कहते हैं कि खुलकर युद्ध किया मैंने, और किसी की नहीं सुनी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरीके का जंगल था? जंगल उस समय डीम्ड यूनिवर्सिटीज का एक जंगल था। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का कैसे उनका सिलेक्शन, चूंकि एक हायर एजुकेशन, 2 इश्यूज सामने आ गए जब पहुंचते ही। एक तो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पर, ई गवर्नेंस के नाम से, 550 करोड़ का, जिसमें यूजीसी करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, और वो काफी आगे निकल गया था। मतलब कंपनी टीसीएस जैसी वेल नोन कंपनी उसके लिए चुनी गई थी, और उसने काम करना चालू करने ही वाली थी जब तक मैं पहुंच गया। और सेक्रेटरी जो है वो एक तरह से कस्टोडियन होता है पैसे का और सही काम का। तो चेक तो मेरे ही दस्तखत से इशू होंगे। कमीशन सबने, गवर्नमेंट ने, सबने यस कर दिया, जबकि सबको पता था कि ये बहुत ही गलत प्रोजेक्ट है और सांप बिच्छुओं से भरा हुआ है इस तरह का प्रोजेक्ट। ई गवर्नेंस तो मतलब दैट इज द थिंग। लेकिन उसका डिजाइन ये था कि उसमें ज्यादातर पैसा जो खर्च हो रहा था वो मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हम अपने आदमी रख देंगे। जैसे आपका कुछ हमने बनाया, अपने 5 आदमी वहाँ पे हम
रखेंगे, टीसीएस उसको चलाएगा तो उस 5 साल में इतना खर्चा होगा, हर आदमी की तनख्वाह 1 लाख होगी। वो प्रोजेक्ट इस तरह का प्रोजेक्ट था कि मेरा काउंटर प्रपोजल गवर्नमेंट को और यूजीसी को ये था कि मैं 1 करोड़ में ये काम करके दिखा दूंगा आपको, जो भी आप काम 150 पौने 200 करोड़ में कर रहे हो, ये नॉनसेंस है जो आप कर रहे हो। तो आई वॉज राइट, मतलब इन द सेंस मैंने उसको रिड्यूस कर दिया राइटिंग में। अब वहां पे टसल शुरू हो गई कि कमीशन के आदेश हो गए तो आप कौन होते हैं, सेक्रेटरी। बल्कि बीच में मजे, मतलब बहुत ही मजेदार चीजें हुई, जैसे बीच में बैठक होती थी कमीशन की, कमीशन बैठी है, मतलब कमीशन भारी भरकम चीज, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं मेंबर नहीं हूं, मैं केवल सेक्रेटरी हूं, आई एम नॉट अ मेंबर। तो मैं, लेकिन सेक्रेटरी एजेंडा पेश करता है, तो मैंने एजेंडा पेश किया कि ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल गलत है, डीम्ड यूनिवर्सिटी पे आप ये सब करते हो, बिल्कुल गलत है। तो बोले आप कौन होते हैं कहने वाले, आप तो मेंबर भी नहीं है। मैंने कहा आप रिकॉर्ड कर दीजिए, ये सेक्रेटरी जो है वो मेंबर नहीं है, तो वो जो भी कुछ कहेगा वो अमान्य है, आप रिकॉर्ड करिए ना, जो भी आप कह रहे हैं आप रिकॉर्ड करिए। मेरी बात आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो उसको भी रिकॉर्ड करिए कि हम रिकॉर्ड नहीं करें। तो होने ये लगा कि वहां से 2 मिनट्स बन के जाने लगे, एक जो अध्यक्ष साइन करता था और एक जो मैं, क्योंकि मेरे मिनट्स पे वो साइन नहीं करते थे, वो मैंने मतलब जिसे कहते हैं कि खोल दिया। पीएमओ, सीवीसी, मिनिस्ट्री, सबको मैं चिट्ठियां लिखता था जैसे ही मीटिंग हुई कि ये गलत, ये गलत, ये गलत है और मैं तो नहीं करूंगा, मैं कस्टोडियन हूं यूजीसी का, यूजीसी दे आदेश। जिस आदेश को देने के लिए यूजीसी के पास अधिकारी नहीं है, उस आदेश की वैल्यू क्या है? हाउ कैन आई, इफ दे आस्क मी कि इस प्रोजेक्ट को आप 30 करोड़ रुपए रिलीज कर दो, मैं नहीं कर सकता, ना करूंगा। सरकार उस समय ऐसी थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी जी, वो सरकार ऐसी थी कि बहुत कुछ पचा लेती थी, वो आपको फेवर ना भी करे लेकिन आपको वो प्रताड़ित भी नहीं करती थी। प्रताड़ना केवल, मैं तो नहीं मानता मेरी प्रताड़ना हुई, बल्कि मैं तो आई एम वेरी ग्रेटिफाइड एंड हैप्पी कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इतने, मतलब आज की तारीख में अगर मुझसे दोबारा कहा जाए तो मैं उस तरह के शब्द जो मैंने इस्तेमाल किए हैं अपने पत्रों में शायद नहीं करूंगा, बहुत ही लेकिन उन्होंने प्रताड़ना नहीं की। 5 महीने 6 महीने मैं बिना जॉब के रहा, बट दे पोस्टेड मी टू दिल्ली आफ्टर दैट। बैम्बू मिशन में एक जगह खाली हुई, वहां पोस्ट किया उन्होंने। फिर मेरा समय खत्म हुआ, फिर मैं यूपी वापस गया। यूपी में 3 महीने में मैं 4 जगह ट्रांसफर हो गया। मैंने पाया कि भाई कहीं हिसाब बन नहीं रहा है, गवर्नमेंट डजंट वांट मी, आई डोंट वांट द गवर्नमेंट, मतलब हमारी दोनों की तरफ से डिवोर्स हो गया है। तो फिर मैं काहे के लिए टिकाऊं, आधी इसकी सैलरी मुझे पेंशन में मिल जाएगी, आई एम 50 years old, लेट मी डू समथिंग एल्स। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 2 चीजें हुई। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ जो मैं हूं आज की तारीख में इस एक्सपीरियंस से ही मुझे मिला। और सेटिस्फैक्शन ये नहीं है कि मैंने कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए, सेटिस्फैक्शन ये है कि जहां भी मुझे पावर इस्तेमाल करके जस्टिस डिलीवर करनी थी, मैंने उसी दिशा में काम किया, उसके विपरीत दिशा में काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज है। और वहीं से आपकी साहित्य की जर्नी शुरू हुई? नहीं, साहित्य तो पहले करता था, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा मौका मुझे मिला आईएएस को बाहर की निगाह से देख, प्रशासन को या तंत्र को। मेरे जो बैचमेट्स हैं उनको अभी छोड़े हुए नौकरी 4-5 साल हुए हैं, तो अभी भी बड़ी अटैचमेंट है उनकी, डिफेंड करते हैं वो सर्विस को। हाँ, 8 साल बाकी थे आपके, 8 साल मेरे 10 साल बाकी थे, मैं तो 2010 में छोड़ दिया। और तो मुझे तो 15 साल, 2019 में मैं रिटायर होता, 10 ही में छोड़ दिया। एडिशनल सेक्रेटरी रैंक था उस समय मेरा। जी। मैंने कहा मैं ये एम्पैनलमेंट, और कोई मेरा एम्पैनलमेंट होगा, कोई मुझे कहे मैं इसको मैनेज करूं, और ये सब मेरे से नहीं होता। It allowed me to look at the service or administration from the opposite side of the telescope. Right. And I think उस वजह से मैं बहुत बदल गया पिछले 15 सालों में। I would say काफी रेडिकलाइज हुआ मैं, मेरे नजरिए बहुत बदले। तो मेरे लिए तो वो डिसीजन जब लिया था, वो डिसीजन तो 4 दिन में लिया था वो डिसीजन, और मैंने कोई जॉब नहीं की उसके बाद। जैसे लोग छोड़ते हैं तो यूएन एजेंसी, प्राइवेट, मैंने कोई नौकरी नहीं की उसके। या हाँ, मैं केवल पेंशन के बेसिस पे
और एक तो जो ज्ञानी लोग हैं उनसे ज्ञान लेना, एक तो ये काम है, और मजा चूंकि आता है लिखने में, साहित्य के क्षेत्र में विचरण करने में, तो वो करने में आई एम वेरी हैप्पी। नाउ यू आर अ सेलिब्रेटेड राइटर। आपने अपने जितने नॉवेल लिखे हैं उसमें कितने तो पुरस्कार आपको मिले हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपकी राइटिंग्स में कंटेम्प्रेरी इश्यूज जी दिखाई देते हैं, न सिर्फ इश्यूज बल्कि कैरेक्टर्स भी जी, यू कैन आइडेंटिफाई। जी जी। और जो लेटेस्ट आपका नॉवेला है इलेक्शन कमीशन पे है, अभी इलेक्शन कमीशन पे बातचीत शुरू हो रही है, पूरे देश में इलेक्शन कमीशन को लेके एक बहस चल रही है, और आपने उस पर नॉवेल भी लिख दिया। ये आपका अंग्रेजी में रेयर आप लिखते हैं, आप अधिकतर हिंदी में लिखते हैं। नहीं, ये मैंने ही ट्रांसलेट किया था एक्चुअली। ये लिखा मैंने, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका हिंदी में नाम है समक्षणिक इलेक्शन के सितम, ऐसा कुछ है कि मतलब जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसकी जुल्मी अवस्था या उसके सितम क्या है, इसका उसको मैंने अंग्रेजी में जब तजुर्बा इसका अपने से ही किया और इसको किंडल पे डाल दिया। वो मैंने 2018 में लिखा था, और उस समय ये आइडिया पेश हुआ था साइमल्टेनियस इलेक्शन का, और द लेट विवेक देबरॉय, उन्होंने एक नीति आयोग की तरफ से एक पर्चा बनाया कि क्यों बड़ी अच्छी चीज़ है साइमल्टेनियस इलेक्शन, और मिडिल क्लास अपर क्लास में बहुत आसानी से ये अंदर आ गया कि एफिशिएंसी प्रमोट करता है, ये नॉनसेंस होते हैं बार बार इलेक्शन। एंड आई वाज अघास्ट कि कोई व्यक्ति ये लोकतंत्र के फेवर में बोलते हुए कैसे कह सकता है कि वोटिंग जो है या इलेक्शन कोई न्यूसेंस है। डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में ही तो लोकतंत्र की शक्ति है। और फिर आप लोकल, फेडरल और सारे चुनावों को एक साथ मिला दे रहे हैं, तो आप फेडरलिज्म को नष्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को नष्ट कर रहे हैं। मेरा सोच थी उस पर। मैंने एक थोड़ा सा जो नोवेला है वो तो एक पैराबल जैसे होता है, ये एब्सर्ड पैराबल होता है। उसमें मैंने ये दिखाया कि न केवल ये 3 लेवल के इलेक्शन, बल्कि जितने संभव इलेक्शन होते हैं देश में, चाहे वो स्कूल कॉलेज के पेरेंट टीचर एसोसिएशन का हो, चाहे किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंटमेंट वो इलेक्शन हो रहा हो, मतलब जहां भी इलेक्शन, RWA का इलेक्शन हो, देश के जितने भी इलेक्शन हैं वो एक साथ एक मुश्त 5 साल में एक दिन में किए जाएंगे। ये उसकी बुनियाद है उस नोवेला की। और फिर केवल उतना ही नहीं, फिर उसको एक्सटेंड करके मैंने उसको समय पे भी लागू कर दिया कि आज ही के लोग क्यों वोट करेंगे, अतीत के भी लोग वोट करेंगे जितने। तो मेरे जो नोवेला है उसमें राजा अशोक भी वोट कर रहे हैं, और तब के बिंबिसार भी वोट कर रहे हैं, और चोला किंग भी वोट कर रहे हैं, बिरसा मुंडा भी वोट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मैंने, एंड प्लस उसमें कई व्याख्याएं हैं, तो एक पैराबल के रूप में उसको लिखा। और वो हिंदी में बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं, तो मैंने कहा अंग्रेजी में भी इसको डाल दूं, शायद कुछ लोग पढ़ लें। जी जी जी, जी। तो आपको कभी डर नहीं लगता है कि आप इतने आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं जिनको आदमी आसानी से पहचान सकता है कि आज के भारत में जिसके बारे में लिख रहे हैं वो कौन है? भाई, मैं पॉपुलर किस्म के नॉवल तो लिखता नहीं, क्योंकि उसमें गूढ़, मेरे हिसाब से कुछ गूढ़ एनालिसिस भी होती है, कुछ बहुत ही जटिल किस्म की प्रश्न भी उठते हैं। और मैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई उस तरह का नॉवल लिख रहा हूँ जिसमें मैं व्यक्ति को हीरो बना रहा हूँ। सिस्टम, आइडियोलॉजीज, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, लेकिन वो मुझ पे डायरेक्ट चार्ज तो नहीं लगा सकता कि और मेरे नॉवेल्स चूंकि बहुत लोग पढ़ते नहीं है, तो किसको फुर्सत होगी कि मेरे खिलाफ कुछ करे। इतने तो पुरस्कार मिले हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपके नॉवेल पढ़ते नहीं है, बट इट इज ट्रू। आप ये सही कह रहे हैं कि कोरोना के बाद जो मैंने 2 बड़े नॉवेल लिखे, और उसके बाद अब एक
अभी एक नॉवल आना है गरीबजादे के नाम से, जो पॉवर्टी के ऊपर है, पॉवर्टी की पूरी बहस और उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर। तो उसमें चूंकि पीएमओ भी आ जाता है और शीर्ष, मैं शीर्ष वर्ड यूज करता हूँ टॉप लीडरशिप के लिए, तो शीर्ष भी आ जाता है, एंड प्लस आइडियोलॉजी की जो दो फांट हो गए हैं और उनके बीच में जो तनाव निरंतर न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है, वो तो आएगा ही। एंड माई नॉवेल्स आर लोकेटेड इन दोज ईयर्स। 21 का नॉवल है, 22-23 का नॉवल है, 24 का नॉवल है, तो फिर मुझे डील करना पड़ेगा। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं ऐसा नजर ना आऊं कि मैं कोई प्रोपेगेंडिस्ट चीज लिख रहा हूं किसी के फेवर में। तो और फिर मेरी आशा ये रहती है कि भाई मेरे खिलाफ, मेरे पीछे कोई नहीं पड़ेगा। मैं बहुत छोटा। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि आप किसी के फेवर में नहीं लिख रहे जी, बट इट सीम्स दैट यू आर एक्सपोजिंग द सिस्टम। कि जो उदाहरण आपको दूं, अब जैसे एक लास्ट एक मतिभ्रम नाम से मैंने नॉवल लिखा, उस नॉवल में तमाम चीजें हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल भी हैं, जैसे मैं रायबरेली बहुत ले आता हूँ अपने नॉवेल्स में, जो रायबरेली में मैंने ट्रेनिंग की थी। मेरी नौकरी की शुरुआत, बिल्कुल ही छड़ी शुरुआत रायबरेली से हुई, और रायबरेली में मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा। उस समय इनफैक्ट मिसेस गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, 1983 की बता रहा हूँ, और 84 तक तो मैंने छोड़ दिया था व्हेन शी वाज असैसिनेटेड। लेकिन उस समय जब मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट था, मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, फ्री रहता था इधर उधर सब। तो राजीव गांधी बहुत आते थे, जहां मैं रहता था फील्ड हॉस्टल में, उसी के बगल में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस था, तो वहां पे मिसेस गांधी बहुत आती थी। और मेरे साथ ये होता था कि मैं फील्ड हॉस्टल में रहता था, और वहाँ उनको आना है, मान लीजिए मैं छुट्टी पे गया हूँ, तो मैं लौट के आता था, तो मेरे घर में मेरे कमरे में फील्ड हॉस्टल में कुछ और लोग बैठे देखते थे, एसपीजी के या किसी के। तो मैं कहता था ये यहाँ मैं रहता हूँ या व्हाटएवर, तो वो बेचारे कहते थे कि आई एम वेरी सॉरी। तो मेरा सामान वामान सब हटा दिया जाता था वहां से, क्योंकि उनको कमरे चाहिए होते थे। तो उस समय रायबरेली बहुत आ जाता है। लेकिन मतिभ्रम बहुत पॉलिटिकल नॉवल है, उसमें बड़े आइडेंटिफिएबल। लेकिन उसका मर्म क्या है? उसका मर्म ये है कि उसमें एक ऑफिसर है who is secretary, in fact who leaves the job or is about to leave the job, और उसका एक नौकर है बिहार से, जो उसके साथ 30 साल रहा है, उससे बहुत अटैच्ड है। और उसका जो हेल्पर है, ही डेवलप्स दिस ग्रेट इमोशनल अटैचमेंट टू हिंदुत्व, या जो वर्तमान सत्ता है उसके साथ बिल्कुल उसका, सबके, हाँ बिल्कुल उनके साथ, जैसे कहते हैं भावात्मक रूप से वो जुड़ जाता है कि भाई ये देश का विकास कर रहे हैं। और वो ये मानता है कि मेरे जो सचिव हैं, मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो जिन्होंने मतलब एक तरह से मेरे पालक हैं, वो इसमें उनके साथ जुटे हुए। जो शुरू में वो जुटा भी था, बड़ा एफिशिएंट और बहुत अच्छा अफसर है, लेकिन धीरे धीरे उसका नौकरी के प्रति या इस व्यवस्था या इस सत्ता के प्रति उसके दिमाग में सवाल उत्पन्न होने शुरू हो जाते। तो ये जो इनका हेल्पर है, ये उसके घर में कुछ लोगों को आते हैं तो बात करते हैं, तो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, वो सुनता है तो वो भौचक रह जाता है कि ये तो इनको तो इस जो अमृतकाल में बनाने के लिए जुड़ना चाहिए, देखिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये तो देशद्रोह कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसके मन में, और उसके मन में बहुत परेशान है वो इस बात। एंड इन दी एंड एक कोई नाटक में वो पार्टिसिपेट करता है, स्टेज पे प्ले चल रहा है, वो तो खैर ड्रामेटिक है, बट बॉटम लाइन इज कि वो ही किल्स हिज ओन बॉस। और मतलब अंधभक्त जो है, जिसे आजकल अंधभक्त कहते हैं, उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, और उसको जो लगता है कि यही सही है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर हिम जी। और उसको लेके वो कुछ भी स्टेप उठा सकता है, अपने पिता तुल्य पिता की हत्या करने अपने पिता तुल्य मालिक की उसने हत्या कर दी, जो जिससे वो चिढ़ गया। मतलब वो ऐसा काम उसने किया जैसे कि सबसे बड़ा गुनाह उसने किया। तो
अब इसमें मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं, मैं केवल विडंबना, आयरनी या विद्रूप इन सब चीजों का दिखा रहा हूं। जी जी, उसमें बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो डेवलपमेंट्स हैं, जो सरकार के अंदर की चीजें हैं, कैसे सरकार काम करती है। दीज इश्यूज शरद जी, अब तो ये समझ लेना चाहिए कि दिस राइट वर्सेस नॉन राइट या ऑल्ट राइट वर्सेस जिसे लेफ्ट लिबरल कहते हैं, ये जो फाट है या जो एक दो जो आइडियोलॉजीज हैं या विचार हैं, ये पूरी दुनिया में एक इशू बन गए हैं इस समय है वो इशू कि अमेरिका में है, भारत में, दो बड़े देशों में है, ब्राजील में है, यूरोप में तमाम देशों में है। ये आज की हमारी सामाजिक सच्चाई है। और आप चाहे या ना चाहो, ये जो लोग कहते हैं कि हम तो जी तटस्थ हैं, दैट इज नॉनसेंस। कैसे इतना जब जबरदस्त दो आपके सामने अप्रोच टू लाइफ, टू एवरीथिंग है, तो आप एक तरफ होगे ना। तो ये ब्यूरोक्रेसी में भी एंटर किया है, ये जो डाइकोटोमी है, जो दो विचारधाराएं हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में एंटर क्या किया है, वो जैसे मतलब बहुत ही एब्सर्ड सी चीज हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी जिसने अपना अधिकांश जुझारू समय एक दूसरे स्वरूप में गुजारा और उसमें काम किया, जिसे ब्रॉडली आप लेफ्ट लिबरल या नेहरूवियन या वो कह लो, और अब वो टॉप पोजीशन में आए और अब उसका बिल्कुल विपरीत क्रिएट हो गया, तो वो उसके साथ बहने के लिए मजबूर हैं और उसकी सेवा करने और उसके गुण गाने के लिए भी मशहूर हैं। तो दो किस्म के लोग हैं, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को कहते हैं वही सही काम करेंगे, जो लिखा है कायदे कानून के हिसाब से, बट अपने मन की बात वो एक्सप्रेस नहीं करते, जो कि होती तो होगी उनके रोज की, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो सर्विस से बाहर हूं। मैंने तो आई एम फॉर्चुनेट कि 2014 के बाद मुझे इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन देयर इज एन इशू, देयर इज अ प्रॉब्लम, एलिफेंट है कमरे में। जी जी। और आपको क्या लग रहा है कि अब जिस दिशा में देश जा रहा है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? भारत देश जी भाई, भारत देश में दो तीन चीजें इस समय साफ दिखाई दे रही हैं। वो एक तो असमानता, आप इकोनॉमिकली देखो तो जो भी हमको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ये सब दिख रहा है, ये सही है। ये भी एक मतलब विकास की एक सर्टेन दिशा होती है या एक सर्टेन ग्रोथ होती है। वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, इररिस्पेक्टिव ऑफ सरकार कौन है, वो तो होता ही है। ग्रोथ 6% या 5% तो होगी ही। फ्लाईओवर आपको या हाईवेज आपको बनते हुए दिखेंगे ही, रेल की सर्विसेज बेटर होते आपको दिखेगी। तो एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह जो दिख रहा है, और उसकी वजह से एक चौंधियाती नज़र जो एक बनती है, वो असमानता को, मैलन्यूट्रिशन को, गरीबी को छिपा रही है। अनफॉर्चुनेटली एक स्थिति हमको ये दिखाई दे रही है कि बहुत सी चीज़ें छिपाई जा रही। मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई कहे कि आपको क्या सबसे ऐसी चीज़ लगती है जो जिसे आप कहोगे कि पहले वो अच्छी चीज़ थी और अब वो नहीं है, वो ये था कि पहले बुरी अच्छी कैसी भी, दिस ओपननेस, व्यक्ति की ओपननेस, सिस्टम की ओपननेस, कि भाई अगर आपने कोई झूठ बोला है, आप गलत सूचना है, कुछ है, वो रहते रहते बाहर आ जाती थी। अब जो एक इंस्टीट्यूशनल प्रयास है झूठ बोलने का और चीज़ें छिपाने का, दैट इज ग्रेव डेंजर। एक विकासशील हम लोग नहीं मानते अपने आप को, लेकिन विकासशील ही हैं हम। इतनी असमानता, इतनी गरीबी के साथ, इतने समस्याओं के साथ, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अपनी याद में हमें जितनी भी सरकारें आई, सब में कोई ना कोई घपले, घोटाले, करप्शन सब होते थे, बाहर भी आते थे। खासतौर पे कांग्रेस की जो सेकंड यूपीए 2, दैट इज मार्क्ड बाय एब्सोल्युटली नंबर ऑफ स्कैम्स। ऑल्दो उनका जो
कल्बिनेशन है, जो उनका एंड है, वो या तो अभी तक हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो जितने भी लोग एक्यूज थे सारे के सारे छूट गए हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इस सरकार में अभी तक एक भी करप्शन का केस, मेजर करप्शन का केस, एलिगेशंस लगे राफेल के और इस तरीके के दूसरे, लेकिन इस सरकार पे अभी तक कोई करप्शन का चार्ज प्रूव नहीं हो पाया है। दैट इन इटसेल्फ इज प्रूफ। आप इसको इस तरह से देखिए, मैं इसमें हम लोग इंडिविजुअल चीज में ना जाएं और कांग्रेस और बीजेपी एटसेट्रा यूपीए एनडीए की बात ना करें। आप मीडिया, आपके प्रोफेशन को ले लो, सिर के बल खड़ा हो गया है वो। जो मीडिया 2010 से 2014 के बीच में हाथ धोकर तब की सत्ता के पीछे पड़ गया था, हाथ धोकर, और उसने मुझे भी प्रभावित किया। नॉट दैट आई वोटेड अगेंस्ट दैट, लेकिन प्रभावित ये किया कि हम लोग ये जो पूरी एंटी करप्शन मूवमेंट थी, इसके बड़े भक्त बन गए थे, नॉट नोइंग कि देयर वर लार्जर गेम्स बीइंग प्लेड, दैट अपार्ट। जैसे आपका मीडिया है वो सर के बल खड़ा हो गया है, वही हाल ब्यूरोक्रेसी में भी है, और इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस या इंस्टीट्यूशंस की जो अपने काम करने के तरीके हैं वो सब सर के बल खड़े हो गए। वो इतना साफ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि उसको छिपाने के प्रयास बेहतर होते हैं। मीडिया तो साफ नजर आ जाता है ना, बिकॉज यू हैव टू अपीयर बिफोर द पीपल। तो वो भी आप ये मान के चलिए कि इस समय, एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम so many corruption scandals गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्री 2014 में, अब नाउ यू हैव जीरो करप्शन स्कैंडल। तो ये उलटबासी है कबीर की। जी, so let's hope कि there should be light at the end of the tunnel. All tunnels end in light. I think that is the way to put it. At the end, otherwise they are not a tunnel. जी जी, फिर तो। और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और जी जी, मैंने भी बड़ा एंजॉय किया। तो और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही लिखते रहें और आपको ऐसे ही और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार मिलते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंशाअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन पाएं। तब तक देखते रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स।